क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आप मुझे बताइए भाई, क्या 1 से 10 के बीच में कोई डाउट है किसी को? कोई नहीं अना भाई, थोड़ी देर आप वेट करो, है ना, क्योंकि अभी तो मैं सीट ही डिस्कस करूंगा आज का ये है। अभी अगर ये सीट जल्दी खत्म हो गया तो मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, आप उससे पढ़िएगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम ऐसे ही देखते रहिए क्या बोला जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, कम से कम इससे काम चला लीजिए फिलहाल में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द रेशियो ऑफ ई बाई एम टू स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अल्फा पार्टिकल। देखो आप याद करो, मैंने आपको ये बात क्लास में बताई हुई है, मैंने क्लास में मैंने बता रखा है कि जो ई बाई एम रेशियो होता है, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तो उसका चार्ज 1 यूनिट का है, और उसका जो भी मास है वो हमें मालूम है, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1837 है। तो उसके लिए ई बाई एम रेशियो क्या होगा, 1837 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। और मैंने कहा मैं अल्फा पार्टिकल के लिए अगर चेक करूँगा तो चार्ज 2 यूनिट का है, और जो भी मास है वो हमें मालूम है कि भाई हमारे पास में अल्फा पार्टिकल का मास कितना है। तो मैंने कहा अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 टाइम्स थी मास ऑफ प्रोटॉन हुआ करता है। तो ये हमारे पास में मतलब ये आपके लिए कितना है, 1/2 टाइम्स थी मास ऑफ प्रोटॉन। उसने कहा रेशियो ले लो, ठीक है, आप रेशियो लेके चेक कर लो, आपको आंसर पता चल जाएगा क्या है। चलिए मुझे क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक बताइए भाई, या 11 से 20 बताइए, 10-10 क्वेश्चन का स्लॉट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक बताइए भाई आप लोग मुझे। 11 से 20 तक के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? वॉइस आ जाएगी, हो सकता है कोई नेट का इशू इस वजह से प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ से तो सारी चीज़ें ऑन है, ठीक है। हाँ भाई दिव्या, अब आवाज़ मेरी सही आ रही है? क्वेश्चन नंबर 14, चलिए 14 नंबर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशियंट, ठीक है ना, टू आयोनाइज सोडियम एटम, देन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे एनर्जी कैलकुलेट कराने की बात की जा रही है। मैंने आपको एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया हुआ है, एनर्जी इज एच सी अपॉन लैम्डा। तो आप सिंपल कह सकते हैं भाई हमारे पास में, ठीक है, अगर एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है तो मैंने कहा वो भी किस में पूछ रहा है, हमारे पास किलोजूल पर मोल के टर्म्स में पूछी जा रही है। तो एच का वैल्यू हम जानते हैं 6.636 इंटू 10⁻⁻34, सी 3 इंटू 10⁻8 है। लैम्डा वेवलेंथ जो कि मुझे कितना दे रखा है, 242 नैनोमीटर, और हम सभी जानते हैं भाई उससे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो एनर्जी आएगी ये जूल के टर्म्स में आएगी। उसने हमसे कहा कि एनर्जी को आप, ठीक है, बताओ इन टर्म्स ऑफ किलोजूल पर मोल। तो आप सभी इस बात को बड़े बढ़िया तरीके से समझते हो कि भाई ये एनर्जी हमारे पास में क्या है, जूल के टर्म्स में। सबसे पहला काम है इसे किलोजूल में कन्वर्ट करना। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि भाई हमारे पास में अगर हम किलोजूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दिया, और ये मैंने कहा हमारे पास में क्या है, एक की एनर्जी है। उसने कहा कि आप एक मोल की एनर्जी बताओ। तो अगर हमें ये आ जाएगा, तो मैंने कहा इसे हम सॉल्व कर लेंगे, और जो भी आंसर आएगा हम कह देंगे भाई दिस मच किलोजूल पर मोल। इनफैक्ट मैंने देखो ये सॉल्व करके बताया आपको, आपको याद करो तो एक बात भी याद आएगी। कौन सी बात आपको याद आएगी? एक बात याद है कि मैंने आपको डायरेक्टली जो है, ठीक है ना, तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि भाई हमारे पास में जो, ठीक है, डायरेक्टली हमारे पास सॉल्व करने का तरीका भी था।
मैंने आपको डायरेक्टली किलो जूल पर मोल के लिए एक एक्सप्रेशन भी लिखाया हुआ है, 1310 याद है, 0.3 किलो जूल पर मोल के टर्म्स में एनर्जी आती है। तो जैसे भी सॉल्व करनी है आप सॉल्व कर लो, उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 तक और कोई प्रॉब्लम किसी को? 19 नंबर बताना है, ठीक है, 19 नंबर चेक करते हैं। जो समरीन, आपको ये जानना है कि वीडियो और पीडीएफ अपलोड होगा। हाँ चलो, वीडियो और पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, बट आप क्यों ये जानना चाह रहे हैं मुझे ये बताइए, क्यों? हम वीडियो और पीडीएफ तो अपलोड कर देंगे, लेकिन आप ये बात क्यों जानना चाह रहे हैं समरीन? समरीन खान, अच्छा अभी लिखने वाली ना, ना लिखो मत, ठीक है ना, उसके लिए परेशान मत हो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तो उसमें बाद में आराम से देख लेना, आराम से जो वीडियो भी मैं अपलोड कर ही दूंगा, तो देख लेना, लिखने के लिए अभी परेशान मत हो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, क्या आप लोग पूछ रहे हैं मुझसे। अ बल्ब ऑफ 40 वाट इज प्रोड्यूसिंग अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर with 80% efficiency, then the number of photons emitted by the bulb in 20 seconds are, ठीक है ना। और बाकी उसने अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एच का वैल्यू ये ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू ये ले लो। तो आप जानते हो कि भाई हमारे पास में, मैंने कहा जो इंफॉर्मेशन है, हम जानते हैं एनर्जी ऑफ एन फोटोन की अगर हम बात करें, तो फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ रखा है, वो क्या था हमारे पास में, एन इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला सभी को याद है, मैंने आपको बताया था एनर्जी ऑफ एन फोटोन जब हमने ठीक क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। मुझसे कहा गया 40 वाट का बल्ब है, तो जो भी एनर्जी है, ठीक है ना, आप ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में क्या है, पावर पर यूनिट टाइम। ठीक, हम ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में जो भी रिलेशन है, ठीक, तो मैंने कहा जो हमारे पास में हम अगर एनर्जी की बात करें, तो पावर इनटू टाइम, या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाई पावर जो होता है वो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने मोस्ट प्रॉब्ली 9th-10th क्लास में पढ़ाई होता है। अब मैंने कहा अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में जो पावर है वो कितनी दी है, 40 वाट दी है, और टाइम उसने बता रखा है 20 सेकेंड्स है, तो जो भी हमारे पास एनर्जी है वो कितना है, 80 जूल है। अब उसने कहा कि भाई इफिशियंसी सिर्फ 80% है, तो मैंने कहा अगर इफिशियंसी 80% है, तो हम ये कह सकते हैं भाई हमें क्या होगा, 80% ही एनर्जी मिलेगी। तो भाई वैसे तो 80 जूल बाहर आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इफिशियंसी 80% है, इसीलिए मैंने कहा सिर्फ एनर्जी कितनी मिलेगी, हमें 80% ही मिलेगी। चलो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो मैंने कहा वो कितना आ जाएगा, 64 जूल। इतनी हमें एनर्जी पता चल गई कि हमारे पास में एनर्जी होगी। अब हम एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एनर्जी कितना है, 64 जूल है। नंबर ऑफ फोटोन हमें कैलकुलेट करने, एच का वैल्यू मैंने कहा हम 6.636 इंटू 10⁻⁻34 रख देते हैं। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ रख लेते हैं, डिवाइडेड बाई, ठीक है, मैंने कहा हमारे पास में क्या है, लैम्डा, और वेवलेंथ उसने बता रखी है कितनी है, 620 नैनोमीटर है, उसे हम मीटर में रख देते हैं, यही होगा। अब मैंने कहा अगर ऐसा है तो यहाँ से आप n की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, और वही n हमारे लिए क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटोन को रिप्रेजेंट करेंगे। हमसे यही पूछा जा रहा था कि भाई हमारे लिए क्या हो, ठीक है। हाँ भाई आगे बढ़ा जाए, चलिए आप मुझे क्वेश्चन नंबर 21 से 22, हाँ मैं 21 से लेके 30 तक की रेंज में बताइए।
क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक 22 बताना है। चलिए 22 नंबर चेक करते हैं क्या है। तो हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन विल जनरेट एन आइसोटोप। ठीक है ना, कि भाई न्यूट्रॉन पार्टिकल इमिशन है, पॉजिट्रॉन है ना, इस तरह का हमें दे रखा है। तो जैसे मान लो हमारे पास एक ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम क्या करे, अगर अपने से एक न्यूट्रॉन अलग कर दे तो ड्यूटेरियम से क्या मिल जाता है, हमें प्रोटियम मिल जाता है, H मिल जाता है। और ये बात सभी भली भांति समझते हैं कि भाई हमारे पास में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं। तो ठीक है, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई हमारे लिए जो न्यूट्रॉन पार्टिकल इमिशन रिएक्शन होगी उससे क्या मिल जाएगा भाई, उससे आइसोटोप मिल सकता है। ये पूछा गया था। और बताओ भाई 30 तक कोई और क्वेश्चन है तो बताओ। हाँ भाई 30 तक कोई और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। मैंने कहा अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज गिवन एज ई नॉट एंड रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स ऑन द मेटल देन काइनेटिक एनर्जी इज। तो मैंने आपको याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया हुआ है कि जो भी हम एनर्जी सप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी हमने ई सप्लाई की है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ई नॉट के बराबर है प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमें यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, ई माइनस ई नॉट। ठीक है, आप उसके करस्पॉन्डिंग आंसर चेक कर लो, वो आंसर हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक के बीच में बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक, क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34 देखते हैं। 35 शुरुआत करते हैं। तो 32 जो हमें क्या दे रखा है, इफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इज 330 नैनोमीटर देन वर्क फंक्शन। आपको याद है वर्क फंक्शन जो होता है वो सिंपल हमारे लिए क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है, या उसी को हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। भाई यही तो होगा हमारे पास में। मैंने कहा जो वर्क फंक्शन है हम बिल्कुल ये बात कह सकते हैं भाई एच न्यू नॉट है या फिर एच सी अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे भाई एच हमें मालूम है 6.636 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू सी 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट जो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है। और हमें क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है, 330 नैनोमीटर है। उसे हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। आप सॉल्व कर लीजिए, इन टर्म्स ऑफ जूल आपको आंसर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, अ सर्टेन मेटल, ठीक है, व्हेन इरेडिएटेड विद लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी emits photoelectrons with twice kinetic energy as did photoelectrons when the metal is irradiated with this frequency, then calculate nu node for electron। मतलब वर्क फंक्शन हम लोगों से पूछा है कि भाई हमारे पास में वर्क थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है कि वो क्या होगी। चलो तो याद है मैंने ऐसे क्वेश्चन एक आध क्लास में भी कराए हैं। हम जानते हैं भाई E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होता है। ई भी सिंपल एच न्यू के बराबर होता है, भाई एनर्जी तो एच न्यू है ना, ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैं अगर लेफ्ट में ले आऊँगा तो यह आ जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब हम पहले वाले डेटा यूज़ कर लेते हैं। तो मैं पहली वाली फ्रीक्वेंसी को न्यू वन कह देता हूँ, ठीक है ना, माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू जो भी काइनेटिक एनर्जी उसे के ई वन कह देता हूँ। दूसरे वाले फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू टू कह देता हूँ एंड दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को मैं के टू कह देता हूँ। आप सिंपल दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा न्यू वन माइनस न्यू नॉट।
अपॉन ν2 माइनस ν0, दिस इज इक्वल टू ke1 अपॉन ke2। ये हमारे पास में आ गया। तो हमें नो डाउट दो फ्रीक्वेंसी दे रखी है भाई, ये पहली वाली फ्रीक्वेंसी ν1 है, दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी हमारे लिए ν2 है। उधर मुझसे कहा गया कि भाई जो हमारे पास में ठीक है काइनेटिक एनर्जी है, तो इमिट्स फोटोन विथ ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी, मतलब जाहिर सी बात है उसने कहा कि जो ke1 है वो 2 टाइम्स ऑफ ke2 है। तो क्या अब सॉल्व हो जाएगा ये? मेरी बात समझ गए कि भाई इसमें ν1 ν2 की वैल्यू रख देंगे, काइनेटिक एनर्जी की रेशियो पता ही है, तो यहाँ से ν0 मिल जाएगा और वही हमसे कैलकुलेट करा रहा है कि भाई हमारे पास में ν0 क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देखें क्या है। विच इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वैसे मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ग्राफ कराए हैं क्लास में। मैंने आपसे बताया था कि भाई हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है वो ये आता है, मैंने ग्राफ बनवाया हुआ है। और मैंने ये भी बताया था कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, और काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है ना, तो हमारे पास में सेकंड और फोर्थ वाले ग्राफ हैं, जो आपको दोनों ग्राफ कॉपी में बने हुए भी मिल जाएंगे। ओके, हाँ भाई, कोई और प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 40 तक बताओ मुझे, कोई और प्रॉब्लम आपको? 40 तक कोई और प्रॉब्लम आपको भाई? क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या था? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम इन वार्मर सीरीज इज एक्स। ठीक है ना। 35 अभी बताता हूँ। 35 तो मैंने बताया ना अभी जस्ट। अच्छा, ये 35 बताना है, अभी बताता हूँ। 38 बता देता हूँ। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम इन वार्मर सीरीज एक्स, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्टन सीरीज ऑफ लिथियम +2। पहले हम हीलियम एटम के लिए सॉल्व करेंगे। बामर सीरीज की बात की जा रही है, इसका मतलब n1 की वैल्यू 2 रहेगी और n2 उसने कहा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो मैंने आपको बताया था शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 इन्फानाइट होता है। वही फॉर्मूला था 1/λ इज इक्वल टू RH/z², 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है ना, ये हमारे पास में था। उसने बताया कि वेवलेंथ 1/x के बराबर है। RH हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर 2, 1/2² माइनस 1/इन्फानाइट का स्क्वायर, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू 4RH/4, ये भी चला गया। तो मुझे यहाँ से रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई और वो कितनी आ गई? 1/x के बराबर लिखी गई। अब उसने कहा कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्टन सीरीज ऑफ लिथियम +2। तो हम लिथियम +2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि पास्टन सीरीज है, इसलिए n1 की वैल्यू 3 रहेगी। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए मैंने आपको बताया ट्रांजिशन जस्ट ऊपर वाले ऑर्बिट से होना चाहिए, इसलिए n2 की वैल्यू 4 रहेगी। तो फॉर्मूला फिर वही लगा देंगे, 1/λ इज इक्वल टू RH/z²। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर, 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये आ जाएगा 1/λ, RH की जगह पे 1/x लिख सकते हैं। ये 9 आ जाएगा, ये 1/9 माइनस 1/16 आ जाएगा। मुझे लगता है आप इसे आराम से सॉल्व कर पाओगे। और मैंने कहा अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपको x के टर्म्स में पता चल जाएगी, भाई वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वो आप देख लो जैसे भी है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? द एनर्जी एब्जॉर्ब बाई ईच मॉलिक्यूल ऑफ A2 इज दिस। मतलब इतना एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा। एंड बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज दिस। मतलब बॉन्ड एनर्जी का मतलब है कि भाई जो भी A2 मॉलिक्यूल होगा उसके बॉन्ड को तोड़ने में कुछ एनर्जी क्या हुई? खर्च हो गई। ठीक है ना, तो उसने कहा कि इतना एनर्जी तो बॉन्ड को तोड़ने में ही खर्च हो गया। तो बताना है कि काइनेटिक एनर्जी पर एटम जो भी हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो
आपको नहीं लगता कि भाई हमने जो है वो 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल की एनर्जी दी, उसमें से 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल का एनर्जी तो खर्च हो गया, तो हमारे पास बचा कितना 0.4 इंटू 10⁻⁻19, या हम कह सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻20 जूल। इतनी एनर्जी हमारी बची हुई है। अब वो कह रहा है कि पर एटम बताओ, भैया तो 2 एटम पे बची हुई है, तो पर एटम के लिए क्या करूं, 2 से और डिवाइड कर दूं, तो पर एटम मुझे एनर्जी पता चल जाएगा। तो मैंने कहा वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻20। ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 40 तक कोई और प्रॉब्लम नहीं? तो फिर 41 से 50 के रेंज में बताओ मुझे। 41 से 50 की रेंज में बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 42। और बोल दो, शर्मा मत, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लो भाई। 41, 42, 48, 3 क्वेश्चन आए। 46। ठीक है, चलिए एक बार पूछ लिया जाए, है ना। मैंने कहा देखते हैं कि जो भी हमारे पास में, ठीक है, क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले 41 पूछा आप लोगों ने, 41 चेक करते हैं। द थर्ड लाइन इन बामर सीरीज करस्पॉन्डिंग टू, देखो आपको याद हो मैंने क्लास नोट्स में बात बताई है, ये बामर सीरीज के लिए n1 का वैल्यू n2, 3, 4 एंड 5, यही तो है। ये फर्स्ट लाइन बामर सीरीज का, ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन। तो थर्ड लाइन में ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, 5 से 2 में हो रहा है। ठीक है। 41 के बाद में क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या है भाई, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्पेक्ट्रम इज दिस, इट्स वेवलेंथ विल बी। तो हमें मालूम है भाई फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में सिंपल सा रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी सी अपॉन लैम्डा। तो हमें मालूम है यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। बस वैल्यू रखनी है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸, और मैंने कहा फ्रीक्वेंसी मुझे दिया ही है 5.09 इंटू 10⁻40। ठीक है ना। आप सॉल्व कर दीजिए। मैंने कहा अगर सॉल्व करेंगे लैम्डा आ जाएगा, वो अलग बात है कि ये मीटर के टर्म्स में आएगा, आप उसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करें, वो आप कर लेंगे। 48 क्या है, मैच दी फॉलोइंग, मतलब एनर्जी मैच करा रहा है, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम। ठीक है ना। तो मैंने कहा अगर हम ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम की एनर्जी मेजर करेंगे, तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है, -13.6 Z²/n²। तो ये आ जाएगा -13.6। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2, ग्राउंड स्टेट मतलब n = 1, तो आप कह सकते हैं कितना आ जाएगा, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको हीलियम का पता चल गया कि ए वाला फोर्थ हो गया। फिर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना। तो हमें मालूम है कि भाई हमारे पास में जो भी हाइड्रोजन एटम है उसके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डबल होती है। मैंने आपको रिलेशन लिखा है, अगर आप याद करो तो सारे रिलेशन आपको कॉपी में मिल जाएंगे। तो मैंने कहा वो कितना आ जाएगा, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ये मिल जाएगा। ऐसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एटम, तो आपको ये बताया गया कि भाई हमारे पास में जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है हीलियम एटम का, मतलब थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लो। तो -13.6 हीलियम में, इसलिए Z का वैल्यू 2, और थर्ड ऑर्बिट के लिए आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी है। हमने टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन देखा, सेम होते हैं। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बस इतना है, पॉजिटिव होती है। तो मैंने कहा जो वैल्यू आए आप कह सकते हो भाई हमारे पास में वो आंसर आ जाएगा, आप चेक कर लो जो भी आ जाता है। फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम एटम। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैंने बताया वही होता है जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है, बस डिफरेंस इतना होता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल पॉजिटिव वाला आ जाएगा, उस हिसाब से आप मैच करा लो। 49 और 50, देखो 49 नंबर जो है आपको सेम क्वेश्चन कॉपी नोट्स में मिल जाएगा। आप देखना नोट्स में मैंने एक सेम क्वेश्चन कराया हुआ है कि फिफ्थ ऑर्बिट है। ठीक है ना, बहुत सिंपल था।
कि फिफ्थ ऑर्बिट है तो उसका स्क्वायर होता है भाई रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो होता है वो n स्क्वायर इंटू ए नॉट होता है, तो 5 स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट है तो सिंपल वो तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस 24 आएगा। तो वही पूछ रहा है कि भाई कौन से दो ऑर्बिट लें जिनमें डिफरेंस जो 24 टाइम्स हो जाए। क्वेश्चन नंबर जो है वो 50वीं बताना है, 42 की डिमांड आ रही है। 42 वाली बात बता देता हूँ, ठीक है ना। 50 एक्सप्लेन कर दूँ फिर 42 बताता हूँ। S1 मतलब ये वही ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। बोर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर बेरिलियम +2 आयन। तो आप जानते हैं बेरिलियम +2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। अगला, टोटल एनर्जी कमिंग आउट ऑफ एनी लाइट सोर्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये बात बिल्कुल सही है भाई, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी यही कहता है। फिर कहा गया नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ इज वेव नंबर। ये बात भी ठीक है भाई, मैंने डेफिनेशन ही आपको ये लिखाई है। E/m रेशियो इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। ये भी सही है, E/m रेशियो फिक्स होता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ही इस टाइप का था इवन सीट का। 42 क्या है, व्हाट इज लाइकली टू बी द ऑर्बिट नंबर फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डायमीटर 20 नैनोमीटर of hydrogen atom if we assume Bohr orbit to be same as that represented by the principal quantum number। ठीक है, उसने कहा what is likely to be the orbit number of circular orbit of diameter 20 nanometer if the, ठीक है। ये तो आपको 42 नंबर की अगर बात बताई जाए तो आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 20 नैनोमीटर, ठीक। ये मुझे डायमीटर दे दिया है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ रेडियस कितना होगा 10 नैनोमीटर। अब आप याद करो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो होता है हमारे पास में वो कितना होता है 0.529, ठीक है ना, इंटू n²/z एंगस्ट्रॉन। ये इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉन होता है। हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। ठीक, मुझे लगता है शायद ऐसा लिखने में किसी को एतराज़ नहीं होगा, ठीक है ना, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो रेडियस 10 नैनोमीटर गिवन है, मैंने कहा ये 0.529 है इंटू 0.1, मैंने नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। इवन मैंने कन्वर्ट करके आपको फॉर्मूला लिख के दिया भी है, आप अगर सभी लोग सही से याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये फॉर्मूला मैंने नैनोमीटर वाला आपको प्रोवाइड किया है। अब ये n² वही नंबर ऑफ ऑर्बिट तो पता करना, और हाइड्रोजन एटम है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैंने कहा अगर हम यहाँ से n² की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 10/0.529 इंटू 0.1, ठीक है ना। ये सॉल्व करना है तो ये 10 हो जाएगा और ये मैंने कहा 1000 आ जाएगा। मैंने कहा अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 529, मतलब ये वैल्यू जो है वो 189 आ रही है, ठीक है ना। मैंने कहा नो डाउट हमें अगर n की वैल्यू चाहिए तो रूट ऑपरेट कर देना चाहिए। अगर हमने रूट ऑपरेट किया तो ये वैल्यू जो है वो 13.74 आएगा। अब हम जानते हैं भाई 13.74 तो कोई ऑर्बिट नहीं होता है, तो हम क्या देंगे भाई ऑर्बिट नंबर कितना होगा 14 ले लिया जाएगा। बस ये बताना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 60 तक बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 51 टू 60 बताया जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 60 तक के डाउट बताए जाएं भाई। क्वेश्चन नंबर 54, चलिए ठीक है। तो उसने कहा कि सपोज दी एनर्जी ऑफ फोर्थ सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम
इज 50 AU, मतलब कोई आर्बिट्री यूनिट ले लिया हमने, देन व्हाट वुड बी इट्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है ना, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई हम जो आज तक बात करते हैं वो ये है कि भाई जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है, मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, और मुझे फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी दी है उसने, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी आप कितनी ले लो, 50 ले लो, यही तो दे रखा है मुझे क्वेश्चन में। ठीक है, हम सभी को मालूम है कि भाई एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट अपॉन एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, तो 4 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बतानी है, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी दी है 50, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैंने फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकाला तो 800 आर्बिट्री यूनिट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई हमसे पूछ रखा था कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी बताओ, तो 800 आर्बिट्री यूनिट। 55 55 क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अर्क्स जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो मैंने आपको जो है वो अलग अलग यूनिट में बताया हुआ है, आपसे पूछ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी 55 में, तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वही आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हाइड्रोजन एटम की कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी होती है। उसे अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने कहा 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्क के बराबर होता है, आप उसे अर्क में बदल दीजिए। ठीक है, वो तो जैसा यूनिट आपसे पूछा गया है उसमें आप कन्वर्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो तो मैंने बता ही दिया। 55, अच्छा, सपोजिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, पॉइंट आउट द मेन सेल हैविंग एनर्जी इक्वल टू, ये सेम फॉर्मूला लगेगा भाई जो 54 बताया हुआ है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, वो फॉर्मूला हम लगा देंगे। ठीक है ना, 55 वाले में मैंने कहा सेम फॉर्मूला लगाना है, जो E1 अपॉन E2 है उसे हम लिख देंगे N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। तो आपको दो एनर्जी दे रखी है, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है। ठीक है ना, तो मैंने कहा 640 एनर्जी दी है, दूसरे वाले की 40 दी है, N2 की वैल्यू पता नहीं क्या है और N1 की वैल्यू 1 है, बस इसे सॉल्व कर लो, N2 आ जाएगा। 58 नंबर क्या है भाई, 58 है गैस एब्जॉर्ब, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा भाई क्योंकि आपको 58 नंबर सिंपल क्लास नोट्स में मिलेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्लास नोट्स में कराया हुआ है बिल्कुल। 59 द रेशियो इन डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम टू द सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। तो आपको 59 में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपसे कहा गया कि हमने जो है वो फर्स्ट और सेकंड ले रखे हैं लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो आप जानते हैं कि भाई हमारे पास में ये n इज इक्वल टू 1 और ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है, ये सेकंड लाइन। तो पहले फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ निकालेंगे, तो 1/λ फर्स्ट लिख देता हूँ मैं, RH/z स्क्वायर, ये वैसे भी ज़रूरत पड़नी नहीं है, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर मैं सेकंड वाले का निकालूंगा, RH/z स्क्वायर 1/, ठीक है, हमारे पास में 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। जब थर्ड वाले की भी बात की उसने, तो थर्ड वाला ये वाला ट्रांजिशन होता है, तो मैंने कहा थर्ड वाले का भी मैं निकाल दूँ, तो ये आ जाएगा RH/z स्क्वायर, जैसे आप ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो हटना ही है बाद में, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। अब आप बिल्कुल ये कह सकते हो भाई मैंने आपको तीनों की वेवलेंथ बता दी है, यहाँ से आपको लैम्डा फर्स्ट मिल जाएगा, यहाँ से लैम्डा ऑफ सेकंड मिल जाएगा और यहाँ से लैम्डा ऑफ थर्ड मिल जाएगा। अब अगर ऐसा है तो आप ये कह सकते हो भाई हमारे पास में जो पूछा वो क्या पूछा उसने,
कि आप डिफरेंस बताओ फर्स्ट और सेकंड लाइन की वेवलेंथ का डिफरेंस। तो आपको फर्स्ट और सेकंड लाइन मतलब λ1 λ2 λ3 मिल गया है, तो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस लिख लो क्या आएगा यहाँ से सॉल्व करके। सिमिलरली सेकंड और थर्ड का डिफरेंस है तो लैम्डा सेकंड और थर्ड का डिफरेंस लिख लो, जो भी आए उसका रेशियो लेना है, डिवाइड कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई, आंसर ये होगा। ठीक है, 54 नंबर क्या है भाई, सपोज देखो ये आपको दिया था कि जो एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट है वो दे रखी थी आपको कि 50 है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा था। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट होती है। एनर्जी का मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था वहां आपको ये बात बताई थी कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² अपॉन N²। अगर ऐसा है तो आप ये कह सकते हो कि भाई E1/E2 अगर हम लिखेंगे तो N2/N1 का स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि Z की वैल्यू तो सेम है, हाइड्रोजन एटम ही है। E1 मुझे कैलकुलेट करना है, एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट मुझे 50 दे रखा है, दिस इज इक्वल टू N2, तो 4 का स्क्वायर है 16/1, वहां से एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मिल जाएगा। हाँ भाई ठीक है, हो गया 58, 59, 60 सब कंप्लीट। चलिए 61 से लेके 70 तक बताइए मुझे, 61 से लेके 70 तक बताइए। 62, 66, 69। हाँ भाई चलिए देखते हैं 62 क्या है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम is 13.6 electron volt. The energy of the third lowest electronic level in doubly ionized lithium atom। ठीक है, आपसे ये कह रहा है कि जो हमारे पास में द एनर्जी ऑफ थर्ड लोएस्ट इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ठीक है ना, ऑफ लिथियम एटम, बस ये पूछा जा रहा है आपसे। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है भाई 62 में। भाई एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला तो यही है ना, -13.6 Z²/N²। तो मैं अगर एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट निकालूं तो -13.6, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, और उसने कहा कि थर्ड ऑर्बिट के लिए बताओ, तो N=3 है, तो वो एनर्जी कितना आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बस ये पूछा जा रहा था कि भाई हमारे पास में एनर्जी क्या रहेगी, तो सिंपल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है भाई, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। रेडियस का एक फॉर्मूला दे रखा है उसने, रेडियस इज Rn²H²/4π² m/e²। एक फॉर्मूला इस तरह के फॉर्मेट में दिया है। फिर क्या रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1/2 टाइम्स, ये बात ठीक है, ऐसा रिलेशन हमने नोट किया है। फिर आपसे कहता है कि एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π, ये बात भी ठीक है। और उसने रेडियस का एक फॉर्मूला जो है वो जेड के टर्म्स में ना लिखा है, उसने फॉर्मूला जो है इस तरह के फॉर्म में लिख रखा है। भाई एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था जो कि हमने जो के टर्म्स में ड्राइव किया था, है ना, N²H²/4π² m/e²। एक फॉर्मूला याद है, हम लोग भी ड्राइव कर चुके हैं रेडियस का, उससे एक बार मैच करा लेना, शायद ये फॉर्मूला मैच नहीं करेगा मुझे जहां तक लग रहा है, फर्स्ट वाला ये कि मतलब डायरेक्टली मैच नहीं करेगा, कि हमने रेडियस का एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ड्राइव किया हुआ, अगर आपको याद हो तो। ये ठीक है ना, आपको याद होगा, मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव कराया आपको रेडियस का, तो उसमें ज़्यादा उसने क्या किया, जेड की वैल्यू 1 रख दी हाइड्रोजन एटम के लिए, तो फॉर्मूला H²N²/4π² आ गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सारे स्टेटमेंट के अपनी जगह पे ठीक हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या है,
69 में हमसे कहा गया फाइनाइजेशन एनर्जी ऑफ, सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी ये कराया आपको, बिल्कुल 62 वही सेम क्वेश्चन वो पूछा उसने, 69 जो है, ठीक है ना। बस इतना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी पूछिए तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। बस एन की जगह पे 1 रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी गई है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, 71 से लेके 80 तक बताइए। आज कंप्लीट कर देते हैं सीट को, ठीक है ना, ताकि अगले लेक्चर में आप लोग पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर पाए। हाँ भाई 71 से लेके 80 तक बताइए मुझे। सेवेंटी सिक्स, 77, चलिए देखते हैं। तो 76 वाला क्वेश्चन जो है ये रहा, उसने कहा कि जो भी हमारे पास में एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट होता है वो इस तरह से मिलता है, और ठीक है उसने कहा कि भाई हमारे पास में ये वैल्यू कितनी है, ये है, तो मुझे यहाँ से n स्क्वायर मिल जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, तो 3.6 अपॉन 34.86 ये आ जाएगा। जहाँ तक आप सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो मैंने कहा अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे 3, तो वही पूछ रहा है कि भाई ऑर्बिट क्या होगा। 77 में क्या है, द टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन फॉर अ, ठीक है, टाइम पीरियड इन बोर एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो आपको मालूम है जो टाइम पीरियड मैंने बताया था वो फॉर्मूला ऐसे बताया था, n³ बाई जेड स्क्वायर, ठीक है, तो वो आप कह सकते हैं भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ हो जाएगा। ओके, ये n³ है, मतलब इसमें साफ नहीं आ रहा, आप लोगों को सीट भेजी उसमें साफ होगा। हाँ भाई 81 से लेके 90 तक बताइए। 74, तो डाउट ना लिख के रख लिया करो, पहले से जो जो डाउट है उन सबको लिख के रख लिया करो, ताकि जब लेक्चर हो तो उस टाइम फटाफट से पूछते चलो। क्वेश्चन है, इफ r1 is the radius of first orbit of hydrogen atom, then the radius of second orbit, third orbit and fourth orbit। हमें मालूम है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज n स्क्वायर इंटू आर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट होता है, तो ठीक है उसने कहा कि रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट तो क्या आ जाएगा 4a0 आ जाएगा, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट क्या आ जाएगा 9a0 आ जाएगा, ठीक है ना, और मैंने कहा रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट कितना आ जाएगा 16a0, ठीक है, उसने r1 के टर्म्स में लिख दिया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। हाँ भाई आगे बढ़े, चलिए 81 से लेके 90 तक बताइए मुझे। 81 से लेके 90 तक बताइए। 81 से लेके 90 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 88, 88 क्या है भाई, सपोज दैट hypothetical atom gives a red, blue and violet spectrum which jump according to the given figure, ठीक है ना, which would give red spectrum line, और कौन सा रेड स्पेक्ट्रम लाइन मिलेगा। आप याद करो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इस बारे में, मैंने आपको बताया था कि भाई कलर सिर्फ बामर में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि जो रेड हमारे पास में होता है वो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन में मिलता है ना, बाम जहाँ मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर डील किया है वहाँ मिल जाएगा। ओके, तो 3 से 2 वाला ट्रांजिशन होगा ये। चलिए 91 से लेके 100 तक बताइए मुझे। 91 से लेके 100 तक बताइए भाई। 91 से लेके 100 तक बताइए। 98, 97, 94। देखो क्वेश्चन नंबर 94 जो है ये सिमिलर क्वेश्चन है, अभी मैंने एक बताया था
ये जो आपको 94 दे रखा है, बड़ा आसान सा दे रखा है। 91, चलिए 91 देखते हैं पहले। फिर व्हाट इज द चेंज इन ऑर्बिट रेडियस व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज फर्स्ट पास्चन ट्रांजिशन। तो पास्चन के लिए हमें मालूम है 3 और 4 है, इनके बीच में ट्रांजिशन होता है। उसने कहा कि रेडियस के बारे में बताओ क्या होगा, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, 0.529 इंटू 10 की पावर -8 n स्क्वायर बाई z सेंटीमीटर। मीटर में लिखना है तो 10 की पावर -6। तो अब एक बार रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट निकाल लो, एक बार रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट निकाल लो, ठीक है ना। उसने कहा दोनों में रेशियो डिफरेंस बताओ क्या है, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 94 94 क्या है, इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज है, n1 की वैल्यू 1 होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 इन्फानाइट होगा, वो आपको दे रखा है x के बराबर, तो लैम्डा की जगह x लिख देंगे, RH z स्क्वायर। अभी बताया इस टाइप का क्वेश्चन, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, z की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो 1/x इज इक्वल टू RH, ये मिल जाएगा। अब हमसे कहा गया कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज, तो आपको मालूम है बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस, तो बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 2 लेनी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 3 लेना है, फिर से फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। 97 क्या है, मल्टीपल ऑफ फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज ड्यू टू, मतलब हमने कहा कि जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है ना वो मल्टीपल मिलती हैं, अलग अलग मिलती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि अगर बाई चांस मान लो एक ही एनर्जी लेवल होता, जैसे मान लो सपोज करो थर्ड ऑर्बिट है ना, और फर्स्ट ऑर्बिट है मान लो, तो अगर थर्ड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट होता तो एक ही टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन मिलती हमें, एक ही एनर्जी की स्पेक्ट्रल लाइन। लेकिन होता क्या है कि जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें अलग अलग सबसेल होती हैं, जैसे 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, और 3s 3p 3d इनकी एनर्जी भी अलग अलग होती है। तो जो 3s से मान लो 1s में आया उसकी एनर्जी अलग है, जो 3p से 1s में आया उसकी एनर्जी अलग है, और जो 3d से 1s में आया उसकी एनर्जी क्या है, अलग है। तो यहाँ सब एनर्जी लेवल उसमें ऑर्बिट के अंदर, सेल के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए क्या होता है हमें एक मल्टीपल ऑफ फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन नजर आता है। 98 द आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, मतलब आपसे हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, तो आपको मालूम है भाई बार बार एक ही फॉर्मूला आयोनाइजेशन एनर्जी का, मैं कई बार वही फॉर्मूला लिखता हूँ, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और एन की वैल्यू 1 लेनी होती है आयोनाइजेशन में। हीलियम के लिए जेड का वैल्यू 2 हो जाएगा बाई 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 13.6 इंटू 4, ये आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, हाँ भाई, मुझे 101 से लेके 110 तक बताया जाए। 101 से लेके 110 तक बताया जाए। देखो आप में से कुछ लोग जिन्होंने एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, हो सकता है नए हो, आफरीन इमरान, है ना, मोनिका अग्रवाल। मोनिका आप तो पुरानी हो, आप तो पहले से क्लास कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, क्यों, आपने सीट सॉल्व नहीं की इसीलिए। प्रभांशु सिंह, सीट सॉल्व किया करो, ठीक है। तो आप अगर मान लो अपने पढ़ने के लिए ईमानदारी नहीं दिखाओगे तो जाहिर सी बात है, दूसरी बात जो है वो, बेटा सीट तो ग्रुप में ही आई थी, इन सब बच्चों को ग्रुप से तो मिली है सीट, और कहाँ से मिली है, इन सारे बच्चों को सीट ग्रुप से मिली है, ग्रुप में ही तो भेजी गई है। न्यू गर्ल्स वाले बैच में सीट नहीं थी, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या न्यू गर्ल्स वाले बैच में जो बच्चे ऐड हैं उनको सीट कैसे मिली भाई। वैसे मैं मतलब इन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ, अक्सर करके मैं चीज़ों को टाइम से भेज देता हूँ। देखो मोनिका, मैंने सीट 2 बार भेजी है, एक बार मेरा ये सीट गया हुआ है, और ये ज़्यादा पुराने टाइम पे भी नहीं, जुलाई में मैंने सीट भेजी है न्यू गर्ल्स वाले में ही।
न्यू गर्ल्स वाले में जुलाई में सीट गई है, आपको अटेंटिव रहना है, ठीक है ना। अटेंटिव इन द सेंस क्या है, आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है ना, मतलब आपको अपना ख्याल रखना है, ध्यान रखते रहना है भाई। जब मान लो मैं बार बार कह रहा हूँ सीट सॉल्व करनी है, तो आपको मान लो सीट नहीं मिली है तो आप इंडिविजुअली मुझसे पूछ लो कि भाई सीट तो हमें मिली नहीं है, तो कौन सी सीट सॉल्व करने की बात कर रहे हो। हाँ, क्वेश्चन आंसर तो कर सकते हो ना इस टाइप वाला। तो मैं बता देता कि सीट देखो मैंने दी कि नहीं दी, कौन सा सीट की मैं बात कर रहा हूँ। न्यू वाले में पड़ी हुई है सीट, जो है देखना है ना। और नहीं मिले ग्रुप में फिर भी तो मुझसे पर्सनली मांग लिया करो, इन सब चीज़ों में आगे रहना है। चलिए 104, 105 और 107। 104 नंबर क्या है भैया, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन emitted in a hydrogen atom electron falls from infinity to stationary orbit is, देखो फॉर्मूला वेवलेंथ का है तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर, ठीक है ना, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये लिख देंगे। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो आर एच उसने खुद ही दे दिया कि आप 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर ले लो, इंटू जेड हाइड्रोजन एटम के लिए 1 लेना है, स्टेशनरी ऑर्बिट है इसलिए 1/1 स्क्वायर, और दूसरा इन्फिनिटी से आ रहा है तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लो, लैम्डा मीटर के टर्म्स में आएगा, उसे नैनोमीटर में बदल लो, वो काम हम कर सकते हैं। चलिए 105 क्या है भाई, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन एटम इज दिस, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड ऑर्बिट। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन में फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड वाले का एनर्जी -3 पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, ऑप्शन जूल के टर्म्स में दिया है, तो हम सभी ये बात समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में किस तरह से हमें जाना होगा, ठीक है। 107 क्या है, energy of an electron is given by this wavelength of light required to excite electron in, वही सेम क्वेश्चन है जो 105 है, वही सेम क्वेश्चन 107 है, दोनों में कोई चेंज नहीं है, ठीक है समझे। चलिए 111 पे आइए भैया, 111 से 120 तक बताइए। हाँ, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट होती है, मैंने ये बात एक्सप्लेन की है आपको फॉर्मूले लिखाते टाइम में, क्योंकि रेडबर्ग कांस्टेंट के फॉर्मूले में मास आता है, और जाहिर सी बात है हर एलिमेंट का मास अलग अलग होता है, इसलिए रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग हो जाती है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है उसमें मास का टर्म साथ में जुड़ा होता है। हाँ भाई 111 से 120 तक बताओ भाई मुझे। 112 नंबर, जीमन इफेक्ट। देखो मैंने बोर मॉडल जहाँ ख़त्म किया था वहाँ पे बताया था कि जीमन इफेक्ट क्या होता है, तो मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइन की, उसे जीमन इफेक्ट बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो होती है उसे, ठीक है, हमने स्टार्क इफेक्ट का नाम दिया था कि वो हमारे लिए स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। 114 नंबर क्या है भैया, व्हाट विल बी दी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, दोनों सेम होते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दो अलग अलग नाम है, पुराने टाइम पर पोटेंशियल वर्ड यूज होता था, आजकल एनर्जी यूज होता है। व्हाट विल बी दी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज, बामर सीरीज है तो n1 की वैल्यू 2 होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हमारे पास में n2 की वैल्यू जो है वो 3 होनी चाहिए। आप फॉर्मूला वही वाला लगा दो, आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो आपको आंसर मिल जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा आप कैलकुलेट कर लोगे। हाँ भाई, क्या 120 के आगे बढ़ा जाए, चलिए 121 से लेके 130 तक बताओ मुझे। 121 से लेके 130 तक बताओ भाई।
127 नंबर, 27 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोर मॉडल। 124 नंबर, 128, चलिए तो 124 नंबर क्या है भाई हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल गिव लाइट लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। तो एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास में, एनर्जी का फॉर्मूला यही था -13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। तो आपको ऑप्शन से सॉल्व करना होगा। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं n1 n2, इसमें आप पुट कर लो और पता कर लो किस केस में एनर्जी सबसे कम है। 127 नंबर क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोर मॉडल। बोर थ्योरी कुड नॉट अकाउंट फॉर द फाइन लाइंस इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये बात ठीक है, बता नहीं पाए थे ये। बोर थ्योरी वाज अनेबल टू अकाउंट फॉर द स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो जीमन ने एक्सप्लेन किया था। बोर थ्योरी इज फेल्ड फॉर हीलियम एटम, ये बात भी सेम थी, सही बात है। इट डिड नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी लेवल, ठीक है ना, ये बात मैंने कहा गलत है भाई, जाहिर सी बात है उन्होंने बाकायदा एनर्जी लेवल के लिए फॉर्मूला दिया था, तो मैंने कहा ये बात गलत कह रखी है कि भाई दोनों चला गया, ठीक है, एनर्जी लेवल के लिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, जबकि उन्होंने बाकायदा एनर्जी का फॉर्मूला दिया है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। चलिए 128 नंबर में क्या है दिव्या, 128 नंबर में हमसे पूछा गया नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज, है ना। तो आपको मालूम मैंने डायरेक्टली बताया हुआ था कि n-n1 लिखते हैं जब किसी सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन बताते हैं। हमसे पूछा गया कि बामर सीरीज में बताओ, तो बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 2 होती है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होंगे, n-2 हो जाएंगे, ठीक है ना। और बामर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन आते किस में, विजिबल रीजन में आते हैं। चलिए भाई 131 से 140 तक बताओ, 131 से 140 तक बताओ, 131, 137, 131 क्या है भाई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन विल बी इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, देखो 131 जो है हमारे पास में, उसने कहा कि सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम है ना, उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है दैट विल बी इक्वल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन। हम जानते हैं कि भाई जो हमारे पास में डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 2πa0 इंटू एन, यही होता है ना किसी भी ऑर्बिट में, वेयर a0 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ दैट एटम। तो मैंने कहा अगर मैं लिथियम +2 एटम की बात करूंगा तो उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो कितना आ जाएगा, 2πa0 अभी लिख रहा हूं मैं इंटू एन, और एन का वैल्यू मुझे मालूम है क्या है, सेकेंड ऑर्बिट है, तो मैंने 2 ले लिया। तो मैं अगर चाहूँ तो एक काम कर सकता हूँ, काम ये करना है कि भाई मेरे पास में जो हमारे लिए, ठीक है ये सेकेंड ऑर्बिट के लिए आ गया, लेकिन A0 जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये हाइड्रोजन एटम का नहीं है, ये बेसिकली किसका, लिथियम एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई लिथियम ऑर्बिट और जो सेकेंड ऑर्बिट है उसका रेडियस क्या होगा, A0 के टर्म्स में अगर मैं लिखता, लेकिन एक थोड़ी सी समस्या आएगी, रुको मैं इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर्मूला एक मैंने ये वाला लिखाया था, लैम्डा इज 2πa0 इंटू एन, है ना, ये बताया था। मैंने कहा जो भी रेडियस होता है हमारे पास में फर्स्ट ऑर्बिट का या nth ऑर्बिट का, हम जानते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z, इस पर डिपेंड करता है। तो मुझे इस A0 से तो कोई खास लेना देना है ही नहीं भाई, लैम्डा को मैं जो लिखूंगा
वो 2 पाई a0, मतलब उसकी जगह मुझे n स्क्वायर लिखना है, बिल्कुल मिला के z इंटू एन, ये आएगा। 2 पाई से भी कोई मतलब नहीं है। तो लैम्डा की जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी क्या है, बेसिकली एन क्यूब बाई जेड पे, ये डिपेंडेंसी है मेरे पास में। अब मैंने कहा मैं अगर लिथियम +2 के लिए सॉल्व करूं तो मैं कह सकता हूं लैम्डा जो होगा वो एन क्यूब, सेकेंड ऑर्बिट है मतलब 2 का क्यूब, अपॉन जेड, लिथियम के लिए 3 है। तो मैंने कहा ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 8/3। वो कहता है कि विल बी इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन। कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, एक सेकंड मैं बताता हूँ अभी सॉल्व करके, मैं बिल्कुल बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन, ठीक है, will be equal to de Broglie wavelength of electron in fourth orbit of carbon +5। एक बार मैं कार्बन +5 के लिए सॉल्व करता हूँ। फोर्थ ऑर्बिट है इसलिए 4 का क्यूब, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा भैया 64/6। सॉल्व कर लें इसे, मैं जो है, ठीक है, अगर इसे सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास में, मैं अगर इसे सॉल्व करूँगा देन इट इज़ 32/3। मैश क्यों नहीं किया इसमें, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, इसको अभी देख रहा हूँ, मैं देख के बताता हूँ आपको, सॉल्व करके मैं खुद सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ। अभी एक बार आप इसे होल्ड पर रखिएगा, ठीक है, 131 को। हाँ भाई, अगला कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 134। देखिए 134 क्या है हमारे लिए, इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सिलरेटेड टू ग्रेट velocities, calculate the wavelength of an electron traveling with a velocity of 7 मेगामीटर पर सेकेंड, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। ठीक है ना, मतलब आपको वेवलेंथ पूछा गया है। याद है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डी ब्रॉगली को पढ़ते टाइम पे, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। और ठीक है, मैंने कहा अगर हमारे पास में ये फॉर्मूला था तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो लैम्डा एच हमें मालूम ही है 6.636 इंटू 10⁻⁻34।
ठीक है, अपॉन mv। आपको मास दे रखा है, इनका मास इलेक्ट्रॉन का हम सभी जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, इंटू वेलोसिटी वो हमें कितनी दे रखी है 7 मेगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो वो हमारे पास में ये आप सॉल्व कर दीजिए, अगर सॉल्व करेंगे लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा ये रहेगा। चलिए 137 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, है ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी is less than is equal to h upon 4 pi and delta x into delta v is greater equal to h upon 4 pi। हमसे कहा कि भाई कौन सा, तो हमने डायरेक्टली एक्सप्रेशन पढ़ा है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। शायद उसका आंसर गलत चला गया मुझे लग रहा है, वह आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, आंसर चेंज कर लीजिएगा। 138 क्या है, अ 200 क्रिकेट बॉल इज मूविंग विद दिस स्पीड, व्हाट विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो फॉर्मूला यही लगाना है हमें जो है 138 में भी, इनका लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी लगा देना है। ठीक है ना, आप अपने हिसाब से सॉल्व करो, जरूरत ही नहीं, एच का वैल्यू दिया है, मास 200 ग्राम दिया, उसे किलोग्राम में रखना है, ये बात ध्यान रखनी है, और वेलोसिटी दे रखी है सेंटीमीटर में, आप चाहो मीटर में, या अगर मान लो ग्राम वाला यूज करना है तो फिर एच की वाली वैल्यू यूज कर लो, तो फिर मास ग्राम में रख दो और वेलोसिटी सेंटीमीटर में, तो आंसर डायरेक्टली सेंटीमीटर में आ जाएगा। मतलब जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लो। अगर हम इसके वाला डेटा रखेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻27 मास, फिर हम डायरेक्टली ग्राम में रख देंगे, फिर नहीं बदलेंगे और वेलोसिटी भी नहीं बदलेंगे। अच्छा, ये 3 इंटू 10⁻³ है, ये मतलब आपकी सीट में तो शायद सही होगा, आपकी सीट में गलत नहीं होगा, मैंने कहा ये 3 इंटू 10⁻³ लिखा हुआ है ना, तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए 140 क्या है, वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम इज दिस, व्हाट विल बी दी इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मतलब सेम क्वेश्चन है कि आपको भाई वेलोसिटी दे दी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी है, तो मैंने कहा उसके लिए क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी लगा देंगे, और मैंने कहा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी लगा के हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 140 से 150 तक पूछो भाई, 140 से 150 तक का रेंज बताओ। अरे सवाल किए भी हैं या मतलब ऐसे ही पूछ ले रहे हो, तुक्के लगा लगा के, ऐसे ही मन कर रहा है कि ये वाला नंबर पूछ ले रहे हैं, फिर मन कर गया तो ये वाला नंबर पूछ ले रहे हैं, क्यों? मतलब ये वाले ऐसा है, क्वेश्चन किए तो है ना, देखो क्वेश्चन सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है और ये आपको बखूबी निभानी है। पूरी सीट करनी है, कब टाइम मिलेगा? अच्छा एक बात बताओ, इसके अलावा कौन से जमाने में टाइम मिलेगा पूरा सीट सॉल्व करने के लिए, मुझे बताया जाए। फ्लैट से बैग में चल रहे हम लोग, बस फ्री हैं अब तो। क्यों भाई? मैंने कहा मुझे ये जानना है कि भाई कौन से जमाने में वो टाइम मिलेगा कि हम ये बात जान पाएंगे। क्यों भाई? नहीं, डाउट तो मतलब डाउट पूरा इकट्ठा बताना है, ठीक, क्वांटम नंबर वाले पोर्शन में भी पहुंचेंगे, ऐसे थोड़े करना है कि जो आसान है उसे पहले लगा लिया, जो टफ है उसके लिए छोड़ दिया, ये नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करते चलो, मतलब उसमें क्या है, मतलब आप इसके आगे मतलब 150 तक, ये तो गलत बात है। आप देखो डाउट आपको लगाने हैं, है ना, डाउट भी सॉल्व करने हैं, सीट सॉल्व करनी है, ताकि सीट का जब ये नंबर आए तो हमें मालूम होना चाहिए। अच्छा नहीं लगता ना, ये पूरा दिन आप फ्री रहते हो फिर भी मान लो सीट सॉल्व नहीं करते हो, तो ये क्या दर्शाता है? ये आपको दर्शाता है कि आप अपने खुद को लेके बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। नहीं मतलब मैं लेट ज्वाइन वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो और लोग हैं उन लोगों की भी मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग पहले से ज्वाइन किए हुए हैं, जो रेगुलरली क्लास कर रहे हैं। ये आपकी सिंसियरिटी को दर्शाता है कि आप अपने कैरियर को लेके, अपनी जिंदगी को लेके सिंसियर नहीं है।
मतलब जस्ट मतलब एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कि इंडिया में या हर कंट्री में प्रोटोकॉल बना हुआ है कि हाँ भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। प्रोटोकॉल फॉलो करके आप बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए आप इंटरनली वो डिज़ायर आपके अंदर होनी चाहिए कि पढ़ना है, जो काम मिला है उसे ईमानदारी से करना है। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो इसीलिए मतलब मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है सीट पूरी सॉल्व करें प्लीज़, ताकि मुझे बताने में भी अच्छा लगे। भाई मतलब ऐसा नहीं है आपने सीट ही सॉल्व नहीं किया तो मतलब मैं भी क्या बताऊँ फिर उस टाइम पे। मैं आज तो यहीं पे कंप्लीट कर दे रहा हूँ, है ना, 140 तक मान लो हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इसका डाउट लेक्चर रखूँ तो आप तब तक प्लीज़ कृपया करके इसे कंप्लीट कर लें। जो लोग भी हैं ना, जो लेट ज्वाइन किए हैं, जो पहले ज्वाइन किए हैं, वो सभी लोग इस सीट को सॉल्व कर लें। अच्छा, आप में से हो सकता है कुछ ऐसे हों जिनके पास में लेक्चर्स ना हो, तो यूट्यूब पे सिंपल लेक्चर मिल ही जाते हैं। ब्रिक्स पीएमटी एकेडमी सर्च करके सारे लेक्चर मिल जाते हैं। तो 131 एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। 131 में हमसे जो पूछा गया वो देखते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम दिया हुआ है मुझे। और ठीक है, दूसरा जो है मुझे दे रखा है कि किसके लिए। तो हमने एक बात पढ़ी थी, आप सभी को याद हो, हम सभी ने भाई फॉर्मूला पढ़ रखा है, लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रॉगली का, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। याद है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि लैम्डा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई जेड, ये लिख पाऊंगा। अब मैं लिथियम +2 के लिए अगर अप्लाई करता तो लिथियम +2 के लिए एन बाई जेड का रेशियो क्या आएगा, सेकेंड ऑर्बिट, और लिथियम के लिए ये है। अब ऑप्शन से मैच कर लेते हैं हम। ऑप्शन से मैंने कहा अगर हम मैच करेंगे तो मान लो कार्बन है, कार्बन के लिए उसने कहा कि ऑर्बिट जो हमारे पास में 4 है और जो हमारे पास में एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये भी कितना आएगा, 2/3। इन दोनों के लिए देखो ये रेशियो सेम है, ये रेशियो सेम है, मतलब हम कह सकते हैं क्या है हमारे पास में कि जो हमारे लिए वेवलेंथ है वो भी सेम है। ठीक है, तो मैंने 140 तक आज क्वेश्चन बता दिए, क्योंकि मान लो ऐसे मेरे बताने का कोई फायदा नहीं है जब आप पूछ ही नहीं पा रहे हो। तो आप, हाँ, बीटीएस का डाउट है तो मुझे अगर भेज सकते हो तो बता दो, या एक काम करो, आरसी मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं व्हाट्सएप पे बता दूं, क्योंकि अगर आप मुझे डाउट भेज सकते हो तो भेज दो, मैं बता दूँ, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये 9758211005, इस पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा सॉल्व करके। मतलब मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, मेरे पास बीटीएस का पेपर नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मुझे आप भेज देना, मैं बता दूंगा, ठीक है भाई। चलिए, तो आप यहाँ तक सॉल्व, इसके आगे सॉल्व जरूर कीजिएगा ताकि हम लोग इसे कंप्लीट कर पाएँ। और अगली एक्सरसाइज तो बड़ी आसान है, क्वांटम नंबर वाली है, 1 घंटा बैठोगे पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। अगली एक्सरसाइज में तो देरी नहीं लगेगी करने में, पूरा एक्सरसाइज ऐसे ही है। चलिए, तो आपका अगला क्लास जो है वो बॉटनी का है, 4:30 बजे क्लास स्टार्ट होगी, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग जो है वो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। अगला क्लास जूम से ही रहेगा, क्योंकि सैटरडे में अगली क्लास पड़ेगी मेरी, और सैटरडे में लॉकडाउन है, तो अगले क्लास जूम से रहेगा, तो आप जूम के लिए रेडी रहिएगा। ओके भाई, चलिए ठीक है, तो फिर चलते हैं हम।